हेलो एवरीवन। कक्षा 6 के लिए विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक आती है एनसीईआरटी की, उसके अध्याय 4 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस अध्याय का नाम है पौधों को जानिए। अर्थात इस चैप्टर में हम लोग पौधों के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो जानकारी कौन कौन सी है। अगर हम लोग बात करें कि हम और आप अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे देख रहे हैं, चाहे वो आपके घर के गमले में लगा हुआ पौधा हो या सड़क के किनारे लगा हुआ पौधा हो या कहीं पर जंगल में हो या बागीचे में हो या खेत में हो, कहीं पर भी कोई भी पौधा हो, इन सब में आपको एक चीज़ समान देखने को मिलेगी कि इन सारे पौधों में कुछ भाग ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर होते हैं, अर्थात मिट्टी के अंदर वो छिपे हुए होते हैं। और कुछ भाग ऐसे होते हैं जो कि ज़मीन के ऊपर होते हैं, जो कि हमें दिखाई देते हैं। ये दो भाग होते हैं इन पौधों के। जो ज़मीन के नीचे वाला भाग होता है पौधे का, उसको मूल तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे मूल तंत्र कहा जाता है। और जो पौधे का ऊपर वाला भाग होता है, जो कि हमें दिखाई देता है, मिट्टी से ऊपर की तरफ का होता है, उसे प्ररोह तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्ररोह तंत्र कहा जाता है। अर्थात अब तक हमने सीखा कि जो पौधे होते हैं उनके दो भाग होते हैं। जो ज़मीन के अंदर होता है उसे मूल तंत्र कहा जाता है, जो ऊपर होता है उसे प्ररोह तंत्र कहा जाता है। इसके बाद हम लोग मूल तंत्र की बात करते हैं। तो जो मूल तंत्र होते हैं वो ज़मीन के अंदर होते हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो इस ज़मीन से नीचे की तरफ अगर आप चलते जाएंगे तो यहाँ पर ये मूल तंत्र जो है आपको मोटे मोटे दिखाई देंगे, लेकिन ये आगे जा कर के ये फैल जा रहे हैं, ये पतले पतले भागों में यहाँ पर ये विभक्त हो जा रहे हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं जो मोटे मोटे, यहाँ से जो मोटे मोटे भाग दिखाई दे रहे हैं मूल के, इसको प्राथमिक मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक मूल कहा जाता है। और जो यहाँ पर पतले पतले भाग दिखाई दे रहे हैं, जो कि आगे जा कर के मोटा वाला ही पतला पतला हो गया है, इन पतले पतले जो भागों हैं इनको द्वितीयक मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीयक मूल कहा जाता है। अर्थात जो मूल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। जो मोटा वाला भाग होता है उसे प्राथमिक मूल कहा जाता है, जो पतले पतले भाग होते हैं उन्हें द्वितीयक मूल कहा जाता है। इसके बाद पौधे का जो ऊपर वाला भाग होता है, जो मिट्टी के ऊपर वाला भाग होता है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जिन्हें के प्ररोह तंत्र कहा जाता है, इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ से देखिए मिट्टी, यहाँ से मिट्टी के ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग देखिए, आपको लगभग समान देखने को मिलेगा। जो नीचे वाला भाग है यही ऊपर की तरफ जब बाहर निकल जाता है, यहाँ से ये देखेंगे तो ये पौधे का मेन स्तंभ की तरह काम कर रहा है। ये ऊपर की तरफ एक ही भाग है और ये स्तंभ की तरह काम कर रहा है, पौधे को स्थिरता प्रदान करता है। और इस भाग को जो है वो तना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तना कहा जाता है। अर्थात ऐसा भाग जो कि जड़ों से जुड़े हुए ऊपर की तरफ निकलता है और पौधे को स्तंभ प्रदान करने का काम करता है, स्थिरता प्रदान करता है, उसे तना कहा जाता है। इन तने को आप देखेंगे तो इन तनों से आप देखेंगे तो कुछ पत्तियां निकली हुई आपको दिखेंगी, जैसे कि यहाँ पर पत्ती निकली हुई है। यहाँ से देखेंगे तो शाखाएं निकली हुई दिखाई देंगी। यहाँ से देखेंगे तो फूल निकले हुए दिखाई देंगे। यहाँ देखेंगे तो फल निकले हुए दिखाई देंगे। अर्थात इन तनों से कई जगहों से आपको कुछ न कुछ निकला हुआ दिखाई दे रहा है। तो तने का ऐसा भाग जहाँ से फूल निकले, पत्ती निकले, तना निकले, ऐसे भाग को जो है वो नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। जैसे कि यहाँ से आप देखना शुरू करिए तो जैसे यहाँ से पौधा निकला, यहाँ से एक पत्ती निकल गई, अर्थात यहाँ पर इस तने का एक नोड हुआ जिससे कि ये पत्ती निकली। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से एक तना निकल गया, अर्थात ये भी एक तने का एक नोड हुआ जहाँ से कि दूसरा तना यहाँ से निकल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ से एक पत्ती निकल रही है, मतलब कि ये भी एक जो है वो तने का एक नोड हो गया। अर्थात ये नोड और ये नोड, यहाँ से दो नोड आप जो देख रहे हैं, तो इन नोडों के बीच में जो भाग है तने का, इसको इंटर नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटर नोड कहा जाता है। और ये हर जगह होता है। यहाँ से देखेंगे तो इस फूल से इस फूल के बीच का जो भाग है इसको क्या कहेंगे? तो इसको भी इंटर नोड कहेंगे। यहाँ से फल और इस पत्ती के बीच का जो भाग है इसको क्या कहेंगे? तो इसको भी नोड ही कहेंगे हम लोग। इसके अलावा इन तनों से फल जुड़े होते हैं, इन तनों से ही पुष्प भी जुड़े होते हैं और इन्हीं तनों से जो है वो
पत्तियां भी जुड़ी होती हैं और जहाँ से तनों के से जहाँ से नई शाखाएं निकलती हैं उनको जो है वो कलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलिका कहा जाता है। अर्थात जो प्ररोह तंत्र होता है, जो पौधे का ऊपर वाला भाग होता है जिसे कि प्ररोह तंत्र कहा जाता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसमें तना आता है, इसमें फल आता है, इसमें पुष्प आते हैं, इसके अलावा इसमें नोड होते हैं और इसके अलावा इसमें कलिका और पत्तियां भी होती हैं। तो आई होप आप पौधे की संरचना को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब पौधे की संरचना के आधार पर पौधों को भी कई भागों में बांटा गया है। ये भाग कौन कौन से हैं उसकी चर्चा अब हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि कुछ पौधों को शाक के अंतर्गत रखा जाता है, कुछ पौधों को झाड़ियों के अंतर्गत रखा जाता है और कुछ पौधों को जो है वो वृक्षों के अंतर्गत रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसे कौन कौन से गुण होते हैं जिनके आधार पर इनको क्लासिफाई किया जाता है, उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शाक की बात करते हैं। तो शाक क्या होते हैं? तो शाक ऐसे पौधे होते हैं जिनके तने जो होते हैं वो बहुत ही कोमल होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं और इनके तने जो होते हैं उनके पत्तियां जो होती हैं वो हरी हरी होती हैं, बहुत ही हरी हरी होती हैं। और ये पौधे जो होते हैं वो सामान्यतः छोटे होते हैं, इनकी लंबाई बहुत ही कम होती है। ऐसे पौधों को शाक के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ए वाले पिक्चर में देखिए, यहाँ पर ये जो पौधा दिख रहा है आप इसको देखेंगे तो इसका जो तना है ये बहुत ही मुलायम है और इस तने से जो पत्तियाँ निकल रही हैं ये भी बहुत ही मुलायम है और ये हरी हरी पत्तियाँ हैं और इसकी हाइट भी बहुत छोटी है। इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखेंगे? तो इसको जो हम लोग हैं जो इसे शाक के अंतर्गत रखेंगे, शाक सब्जी के अंतर्गत इसको रखने वाले हैं। इसके अलावा और उदाहरणों की अगर हम लोग बात करें तो आपके घरों में जैसे कि जो भिंडी आती है, जो पालक आती है, जो मूली आते हैं, गाजर आते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं? तो ये सारे के सारे शाक होते हैं। आप इसको देखने का प्रयास करिए, एक बार मूली उठाइए, उसको देखिए तो मूली की जो पत्तियां होती हैं आपको बहुत ही कोमल कोमल दिखाई देंगी, इनकी साइज़ भी बहुत छोटी आपको दिखाई देती है। जैसे कि भिंडी होता है उसके आप पौधे को देखिए तो उसके तने भी आपको बहुत ही कोमल कोमल दिखाई देंगे, उनकी हाइट भी बहुत छोटी होती है। इसलिए इसको किस में रखेंगे? इसको भी हम लोग शाक के अंतर्गत ही रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं झाड़ियों की, कि झाड़ियों में कैसे पौधों को रखा जाता है। तो ऐसे पौधे जिनके तने जो हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही कठोर होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, और इनमें शाखाएं जो हैं वो बहुत शाखाएं निकलती हैं और शाखाएं जो हैं वो स्टार्टिंग पॉइंट से ही निकलने लग जाती हैं। मतलब कि पौधा जैसे ही ज़मीन से निकला वैसे ही इसमें शाखाएं भी निकलने लग जाती हैं। ऐसे पौधों को झाड़ियों के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन बी को देखिए, जो बी वाला पिक्चर है इसको देखिए। ये पौधा जैसे ही यहाँ से निकला ज़मीन से, यहाँ पर देख रहे हैं इससे शाखाएं निकलने शुरू हो गई और इसका जो तना होता है ये बहुत ही कठोर होता है, ये कोमल नहीं होता है और इसकी हाइट जो है वो, इसकी जो हाइट होती है वो इन शाक सब्जियों से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन जो पेड़ होते हैं उनसे इनकी हाइट जो है वो कम होती है। अगर इसे उदाहरण की बात करें हम लोग, तो जैसे कि आपने नींबू का वृक्ष देखा होगा, जो नींबू होता है वो एक झाड़ होती है। जैसे कि आपने अनार का पौधा देखा होगा, देखा होगा, ये अनार का पौधा क्या होता है? तो ये भी एक झाड़ी के अंतर्गत आती है। ऐसे ही आप अपने आसपास पौधों को देखिए और उसमें से छांटने का प्रयास करिए कि कौन सा पौधा शाक के अंतर्गत आएगा और कौन सा पौधा जो है वो झाड़ी के अंतर्गत आएगा। इसके बाद वृक्षों की बात करें हम लोग कि कैसे पौधों को वृक्षों के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऐसे पौधे जिनके तने बहुत ही सुदृढ़ होते हैं, जो कि बहुत ही गहरे रंग के होते हैं और इनकी ऊंचाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। और अगर शाखाओं की बात करें तो वो शुरुआती दौर से नहीं निकलते हैं, बल्कि कुछ हाइट पर जाने के बाद जो है वो इनकी शाखाएं निकलने लग जाती हैं और इनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसे पौधों को जो है वो वृक्ष के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि आपने बहुत सारे पौधे देखे होंगे, जैसे कि आम का पेड़ है, आप देखिए आम के पेड़ को, उसका जो तना होता है बहुत ही सुदृढ़ होता है, मोटा होता है। उसकी शाखाएं आप देखेंगे तो कुछ हाइट पर जाने के बाद वहाँ से शाखाएं इसकी निकलती हैं, न कि झाड़ियों की तरह नीचे से निकलनी शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा इनकी हाइट भी बहुत ही ज़्यादा होती है।
तो आप जिस भी पौधे को देखें आप सोचने का प्रयास करें कि ये पौधा जो है वो किसके अंतर्गत आ सकता है। क्या यह झाड़ियों के अंतर्गत आ सकता है, क्या यह शाक के अंतर्गत आ सकते हैं, या ये वृक्ष के अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत आएगा, ये आप सोचने का एक बार ज़रूर प्रयास करें। इसके बाद कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके तने जो है वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, और तने इतने कमज़ोर होते हैं, इतने कमज़ोर होते हैं कि वो अपने बल पर खड़े भी नहीं हो पाते हैं, वो पौधे को स्थिरता भी नहीं दे पाते हैं, और जो तने हैं वो पौधा जो है वो इसी तरीके से ज़मीन पर फैल जाता है। ऐसे पौधों को लताएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ऐसे पौधे को लता कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप पिक्चर में, यहाँ पर ये तरबूज का वृक्ष है और यहाँ पर इसकी लताएं हैं, क्योंकि इसके तने इतने कमज़ोर होते हैं कि ये ऊपर नहीं खड़ा हो सकता, इसीलिए ये क्या है, तो ये ज़मीन पर फैल गया है। दूसरे वाले पिक्चर में यहाँ देखिए तो यहाँ पर आपको मनी प्लांट दिखेगा, जिसको कि ये भी लताएं हैं और इसको किसी चीज़ के सहारे से जो है वो ऊपर चढ़ाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो लताएं होती हैं, इनमें कुछ लताएं आपको दिखेंगी जो कि ज़मीन पर ही फैल जाती हैं, और कुछ लताएं ऐसी दिखेंगी जो कि किसी का सहारा लेकर के ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं। तो ऐसी लताएं जो कि ज़मीन पर फैल जाती हैं, ऐसी लताओं को बिसर्पी लता कहा जाता है। और ऐसी लताएं जो कि किसी का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाती हैं, ऐसी लताओं को आरोही लता कहा जाता है। अर्थात यहाँ से हमें लताओं के दो भाग देखने को मिले। कौन कौन से? तो एक बिसर्पी लता जो कि नीचे फैलती है, और दूसरी आरोही लता जो कि किसी का सहारा लेकर के ऊपर चढ़ जाती है। इसके बाद पौधों के कुछ भागों की हम लोग बात करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं पौधों की। जैसे कि उसमें से एक भाग होता है तना, और तने के बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि तना होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं और क्या करते हैं। तो अगर तने की हम लोग बात करें तो जो तना होता है वो पौधे को एक स्थिरता प्रदान करता है, वो पौधे को खड़े रखने में सहायक होता है। यूँ कहिए तो जो मूल होता है पौधे का, जो मेन चीज़ होता है पौधे का, वो तना ही होता है, जो कि पौधे को स्थिरता देने का काम करता है। बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसी तने से जुड़ी होती हैं, चाहे वो जड़ हो, पत्तियाँ हो, फूल हो, फल हो, चाहे जो भी हो, वो सारे के सारे जो हैं वो इसी तने से जुड़े हुए होते हैं। अगर इसके काम की बात करें कि जो तना होता है ये काम क्या करता है, तो जो तना होता है वो जल के संवहन का काम करता है। किस चीज़ का? जल का और खनिज के संवहन का ये काम करता है। जैसे कि कोई भी जो पौधा होता है उसकी जड़ें जो है वो मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं, उसके बाद ये तने के पास पहुंचा देती हैं। जब ये तने के पास आता है तो ये तने के माध्यम से ये पूरे पौधे में ये फैल जाता है, वो पत्तियों तक पहुंचता है, फलों तक पहुंचता है, फूलों तक पहुंचता है, ये पूरे पौधे में ये फैला दिया जाता है। वैसे ही जो जड़ें होती हैं ये खनिज को भी अवशोषित करती हैं, और खनिज को अवशोषित करने के बाद ये तने को दे देती हैं, और जो तना है उसे पूरे पौधे में इसी तरीके से फैला देता है। इसके अलावा जो तना होता है, ये जो तना होता है वो पौधे का जो फूड होता है, जो पौधे का फूड होता है, जैसे कि स्टार्च है, मंड है, इसका भी ये संवहन करने का काम करता है तना। जैसे कि ये जो पत्तियां होती हैं ये सूर्य के प्रकाश में ये भोजन बनाती हैं अपना, और जो पौधे का भोजन होता है वो या तो मंड के रूप में होता है या स्टार्च के रूप में होता है। तो जब यहाँ पत्तियों पर ये मंड बनता है या स्टार्च बनता है तो इसको तने के माध्यम से पूरे पौधे में फैलाया जाता है, पूरे पौधे तक इसको पहुँचाया जाता है। तो इतने सारे काम होते हैं तने के। कौन कौन से? तो ये जल का संवहन करता है, खनिज का संवहन करता है, और इसके अलावा ये फूड का, इसके अलावा ये स्टार्च का भी संवहन करता है और पौधे को स्थिरता प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद पौधे का दूसरा महत्वपूर्ण भाग आता है, वो है पत्ती। कौन सा है? पत्ती है। इसके बारे में अब हम लोग कुछ बात करने वाले हैं। यहाँ इस पिक्चर को आप देखिए, यहाँ पर किसी पौधे की एक पत्ती दी गई है। यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पत्ती है वो यहाँ पर किसी तने के साथ में जुड़ी हुई है, और आपको अच्छे से पता चल चुका होगा कि तने का वह भाग जहाँ से कोई भी पत्ती या शाखा या फूल जुड़ा होता है उस भाग को क्या कहते हैं? तो उस भाग को नोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोड कहा जाता है। अर्थात ये जो पत्ती है वो इस नोड से जुड़ी हुई है। इस पत्ती को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पत्ती में आपको दो भाग देखने को मिलेंगे। एक भाग तो ये नीचे वाला जो कि आपको तने की ही तरह कुछ दिखाई दे रहा है,
इसके अलावा इसके ऊपर का एक भाग जो कि आपको यहाँ से चपटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ये दूसरा भाग है पत्ती का। यहाँ से जो नीचे वाला भाग है जो कि तने की तरह दिखाई दे रहा है पत्ती का भाग, इसको पर्णवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्णवृत्त कहा जाता है। और जो दूसरा वाला भाग है इसका, जो कि यहाँ पर चौड़ा वाला भाग दिख रहा है, इसको पटल कहा जाता है, या इसी को जो है वो फलक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटल या फलक कहा जाता है। अर्थात जो पत्तियाँ होती हैं उनके कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। जो नीचे वाला भाग होता है उसे पर्णवृत्त कहा जाता है, जो ऊपर वाला भाग होता है उसे फलक कहा जाता है। इसके अलावा अगर इस पत्ती को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा कि ये जो पर्णवृत्त है यही चीज़ आगे आपको पतली पतली इस चौड़ी वाले भाग में भी यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली है। ऐसे ये आगे की तरफ होगा। इसके अलावा ये जो है वो दाएं बाएं भी ऐसे फैला हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ से देखिए ऊपर भी है, ऐसे ही नीचे भी है। अगर इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा तो किसी भी पेड़ की एक पत्ती तोड़िए और उसको देखने का प्रयास करिए, ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी। और ये इसमें जो चीज़ें होती हैं, ये पर्णवृत्त की तरह जो आगे की तरह इसमें जो चीज़ें होती हैं, इसको कहते क्या हैं? तो इसको जो है वो सिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको पत्ती का सिरा कहा जाता है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो मोटी वाली जो बीच वाली जो दिख रही है आपको सिरा, जो बीच वाली यहाँ पर सिरा दिख रही है, इसके अगल बगल और सिराएं हैं। ये जो बीच वाली सिरा है इसे मध्य सिरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य सिरा कहा जाता है। और इन सिराओं की जो पूरी की पूरी संरचना है, ये जो पूरी की पूरी संरचना आपको दिख रही है, इसको सिरा विन्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको सिरा विन्यास कहा जाता है। इसको दूसरे वाले पिक्चर में आप और अच्छी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर इस वाले पिक्चर में आप देखिए, ये पीपल का पत्ता है। इसको देखेंगे तो यहाँ से ये मध्य वाली सिरा यहाँ से आपको दिखेगी ऐसे। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखेंगी और यहाँ पर ये आपको ऐसे ही नीचे की तरफ भी सिराएं देखने को मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी? ऐसे ही सिराएं देखने को मिल जाएंगी। जो बीच वाली होती है इसे मध्य सिरा कहा जाता है, जो बीच वाली होती है इसे मध्य सिरा कहा जाता है, और सारी सिराओं को मिला करके इसे सिरा जाल या सिरा जालिका कहा जाता है। लेकिन हर पौधे में ऐसी ही सिराएं नहीं होती हैं, बल्कि कुछ पौधों में आप देखेंगे तो जो सिराएं होती हैं वो समांतर होती हैं। जैसे कि इस पौधे में आप देखिए, इस पौधे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जो मध्य सिरा है वो कुछ आपको इस तरीके से दिखेगी, लेकिन इसके अलावा भी जो सिरा जालिकाएं होती हैं वो भी आपको ऐसे ही पैरेलल समांतर ही दिखेंगी। ऐसे ही पैरेलल समांतर ही दिखेंगी, ये जुड़ी हुई आपको नहीं दिखेंगी। और जब इस तरीके की सिराएं दिखती हैं, जब इस तरीके की सिराएं दिखती हैं तो इसको जो है वो समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इस तरीके की जालिका को समांतर सिरा विन्यास कहा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो पत्तियां होती हैं इनका काम क्या क्या होता है, तो जो पत्तियां होती हैं ये जल का वाष्पोत्सर्जन भी करती हैं। क्या करती हैं? जल का वाष्पोत्सर्जन का काम करती हैं। इसके अलावा ये भोजन बनाने का काम करती हैं। अगर वाष्पोत्सर्जन की बात करें कि पत्तियां वाष्पोत्सर्जन का काम क्यों करती हैं, तो पौधे के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो पत्तियां हैं वो अपने रंध्रों से पानी की छोटी छोटी बूंदों को छोड़ती रहती हैं, जो कि वायुमंडल में ऐसे ही बिखरता रहता है, और इसी को जो है वो वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इसके बाद पत्ती का जो दूसरा काम होता है, जो पत्ती होती है वो पौधे के लिए भोजन बनाने का काम करती है। और ये भोजन कैसे बनाती है पत्ती? तो जो पत्ती होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे में क्लोरोफिल जो होता है, जो कि एक हरे रंग का प्रकाश होता है, इसकी उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ये जो पत्ती होती है वो पौधों के लिए भोजन बनाने का काम करती है। और ये जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है इसको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहा जाता है। आपसे पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का कौन सा भाग है, तो उसमें आपको छांटना रहेगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है। तो प्रकाश भाग लेता है, इसके अलावा क्लोरोफिल भाग लेता है, इसके अलावा जल भाग लेता है, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भाग लेता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। और जब ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है तो उसके बाद किन चीज़ों का निर्माण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के बाद
जो पत्तियां होती हैं उनमें ऑक्सीजन का निर्माण होता है और इसके अलावा स्टार्च या मंड का निर्माण होता है जो कि पौधे का भोजन होता है। जब इस ऑक्सीजन का निर्माण होता है तो पत्तियां जो है वो वहीं से इसको रिलीज़ कर देती हैं, ऑक्सीजन को, ये वायुमंडल में चला जाता है। लेकिन जो ये मंड बचता है, जो मंड बनता है या स्टार्च जो बनता है, इसको इस पत्तियों के माध्यम से इसको तने को प्रोवाइड करा दिया जाता है और जो तना है इसे पूरे पौधे में फैला देता है, पूरे पौधे में ये पहुंचा देता है स्टार्च को। जब ये स्टार्च की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसको पौधे के किसी भाग में ले जा करके इसको स्टोर कर दिया जाता है और जो जिस भाग में पौधे के जिस भाग में इस स्टार्च या मंड को स्टोर किया जाता है उसी भाग को हम लोग खाते हैं। जैसे कि बात करें हम लोग, जैसे कि फूल गोभी आपने देखी होगी, तो जो फूल गोभी होती है उसके पत्तियों में जो स्टार्च बनता है या जो मंड बनता है वो जा करके उसके फूल में जो है वो स्टोर होता है, जिसको कि हम लोग खाते हैं। जैसे कि आपने गाजर देखी होगी, मूली देखी होगी, इसमें क्या होता है कि जो पत्तियों में भोजन बनता है इसका वो जा करके जड़ों में स्टोर होता है, इसीलिए हम मूली और गाजर के जड़ों को खाने का काम करते हैं। इसके बाद पौधे का एक और महत्वपूर्ण भाग होता है जड़, और इस जड़ के बारे में अब हम लोग कुछ बातें करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पिक्चर को आप देखिए जो यहाँ पर दी गई है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं और इन पौधों के साथ साथ आपको यहाँ पर इनकी जड़ें भी दिखाई दे रही हैं। अगर इन जड़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो इन जड़ों में आपको कुछ भिन्नता दिखाई देगी। इस ए वाले पौधे को अगर आप देखेंगे, इसकी जड़ों को अगर आप देखेंगे तो इन जड़ों में आप देखेंगे तो एक बीच में एक मोटी सी जड़ आपको दिखाई देगी आती हुई। ये वाली जो है ये एक मोटी सी जड़ है जो कि आती हुई नीचे की तरफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा इसके अगल बगल छोटी छोटी जड़ें दिखाई दे रही हैं। ये जो बीच वाली जो जड़ होती है, ये जो मोटी वाली जड़ होती है, इसको मूल जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसको जो है वो मूल जड़ कहा जाता है। और इसके अगल बगल जो छोटी छोटी जड़ें होती हैं इन्हें पार्श्व जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्व जड़ कहा जाता है। ठीक ऐसे ही इस पौधे को भी देखिए आप, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी आपको मोटी जड़ नहीं दिखेगी। यहाँ पर केवल और केवल पतली पतली जड़ें दिख रही हैं। अर्थात इसमें सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार की जड़ें हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पार्श्व जड़ें ही आपको दिखाई देंगी। इसमें कोई भी मूल जड़ आपको नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी जड़ें जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्श्व जड़ें होती हैं, ऐसे जड़ों को क्या कहते हैं? तो ऐसे जड़ों को रेशेदार जड़ कहा जाता है या ऐसे जड़ों को जो है वो झाखड़ा जड़ कहा जाता है। लेकिन ऐसी जड़ें जिसमें कि एक मूल जड़ होती है और उसके अगल बगल पार्श्व जड़ें होती हैं, ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूसला जड़ कहा जाता है। अर्थात यहाँ से हमें दो चीज़ें मिली कि जो जड़ें होती हैं इनके दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक भाग होता है पार्श्व जड़ और एक भाग होता है मूल जड़। जिन पौधों में पार्श्व जड़ और मूल जड़ दोनों होता है उसे मूसला जड़ कहा जाता है, और जिन पौधों की जड़ों में सिर्फ और सिर्फ पार्श्व जड़ें होती हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको जो है वो रेशेदार जड़ या झाखड़ा जड़ कहा जाता है। इसके बाद जड़ों के कामों की हम लोग बात करें कि जो जड़ होते हैं इनके काम क्या होते हैं, तो जड़ का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि वो मिट्टी से जल का अवशोषण करे और पूरे पौधे को जल की सप्लाई करे। इसके अलावा मिट्टी में जो खनिज लवण होते हैं इसका भी अवशोषण करे और इसको भी पौधे में सप्लाई करे, ये जड़ का काम होता है। इसके अलावा जड़ों का काम ये भी होता है कि पौधे में जो एक्स्ट्रा बचा हुआ स्टार्च है जो कि पौधे का खाना होता है उसको भविष्य के लिए स्टोर करके भी रखे, उसको संग्रहित भी करके रखे, ये भी इन जड़ों का भी काम होता है। जैसे कि उदाहरण की अगर बात करें तो आपने गाजर देखी होगी, आपने गाजर आप जो गाजर खाते हैं उसको आप ध्यान से देखिए, उसमें होता क्या है? तो उसमें नीचे की तरफ आप देखेंगे तो मूल जड़ होती है और उसके अगल बगल जो है वो रेशेदार जड़ें होती हैं। इनके पत्तियों में जो भोजन बनता है वो भोजन को ला करके इस मूल जड़ में ला करके इसको स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको मूल जड़ में ला करके स्टोर किया जाता है और हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जो मूल जड़ होती है इसी को खाने का काम करते हैं, इसी को हम लोग खाते हैं। ठीक ऐसे ही मूली भी इसी तरीके का जड़ होता है जो कि स्टोर करता है और उसको हम लोग खाते हैं। जैसे कि शकरकंद है इसी तरीके का होता है, सलजम भी है इसी तरीके का होता है। इसके अलावा
टेपियोकन जो है ये भी इसी तरीके का एक पौधा होता है जो कि अपने जड़ में ला करके फूड को स्टोर करता है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जो टेपियोकन है, क्योंकि ये आपको कुछ नया सा नाम देखने को मिल रहा होगा और यहीं से ज़्यादा संभावना है आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने की, क्योंकि ये जो उदाहरण है वो एनसीईआरटी के किताब में दिया गया है। इस पिक्चर को आप देखिए, इस पिक्चर में यही टेपियोकन है। यहाँ पर आप देखिए ये अपने जड़ों में यहाँ पर फूड को स्टोर करके रखा हुआ है और इसी जड़ ये जो यहीं पर जो स्टोर फूड है इसी से साबूदाना बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इसी से साबूदाना बनाया जाता है। और ये पौधा कौन सा है? तो ये पौधा है टेपियोकन का। किस चीज़ का? टेपियोकन का ये पौधा है। इसके बाद पौधे का एक और महत्वपूर्ण भाग होता है पुष्प, और इसके बाद हम लोग पुष्प के बारे में बात करेंगे कि पुष्प का महत्वपूर्ण भाग क्या होता है और इसका काम क्या होता है। तो जो यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखेंगी। एक यहाँ पर पुष्प दिख रहा है और इसी का इधर के साइड में आपको कली देखने को मिलेगी। इस कली को देखिए, इसमें आपको दो चीज़ें दिखेंगी। एक बीच वाला भाग है जो कि गुलाबी गुलाबी कलर का आपको दिखेगा और इसके बाहर का एक भाग आपको दिखेगा, यहाँ पर पत्तियों की तरह है, पत्तियों की तरह बाहर का भाग देखने को मिलेगा। ठीक यही चीज़ आपको पुष्प में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो इसके जो भीतर वाली गुलाबी गुलाबी पत्तियाँ हैं वो खुल गई हैं और जो बाहर वाला है वो यहाँ पर सिकुड़ गया है। ये जो बाहर वाला पत्तियों की तरह जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसे बाह्य दल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य दल कहा जाता है। और ये जो गुलाबी गुलाबी पंखुड़ियाँ आपको दिख रही हैं, ये जो गुलाबी गुलाबी दिख रहा है इसको पंखुड़ियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंखुड़ियाँ कहा जाता है। अर्थात पौधे के जो फूल होते हैं उनमें मुख्य रूप से दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो बाह्य दल देखने को मिलेगा आपको जो कि पंखुड़ियों की रक्षा करता है, और एक आपको पंखुड़ियाँ दिखेंगी जो कि अंदर के साइड में फूल को सुंदरता देती हैं, फूल का मुख्य भाग होती हैं। इसके अलावा जो फूल होता है इसको अगर आप तोड़ते जाएंगे तो उसके बीच में आपको और दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक चीज़ जो होता है उसे स्त्री केसर कहा जाता है और जो दूसरी चीज़ होती है उसे पुंग केसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंग केसर कहा जाता है। अर्थात फूल की ये जो पंखुड़ियाँ हैं इनको आप पूरी तरीके से तोड़ देंगे तो इसमें दो प्रकार की संरचनाएं दिखेंगी, एक स्त्री केसर की और एक पुंग केसर की संरचना दिखेगी। यहाँ से अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से इस पुष्प को देखिए, इसको जब तोड़ा गया, इसकी पत्तियों को जब तोड़ा गया, इसके पंखुड़ियों को जब तोड़ा गया तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक ये वाली संरचना आपको देखने को मिलेगी। शायद आपको इसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप फूल को तोड़ करके देखेंगे तो उसमें क्लियर संरचना आपको देखने को मिल जाएगी। एक संरचना आपको इस तरीके की देखने को मिलेगी और एक संरचना जो है वो कुछ इस तरीके की देखने को आपको मिलेगी। ये वाली जो संरचना होती है इसको स्त्री केसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्त्री केसर कहा जाता है। और ये वाली जो संरचना होती है इसको जो है वो पुंग केसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंग केसर कहा जाता है। इसी को निकाल करके यहाँ पर बड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। ये वाली जो संरचना है जिसे कि स्त्री केसर कहा जाता है वो कुछ आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये जो स्त्री केसर होता है इसके तीन भाग होते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये नीचे वाला जो चौड़ा वाला आपको भाग दिख रहा है, ये जो नीचे थैली नुमा आपको भाग दिख रहा है इसको अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अंडाशय कहा जाता है। इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको पाइप नुमा भाग दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक लेकर के। इस पाइप नुमा भाग को वर्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्तिका कहा जाता है। और इस वर्तिका के ऊपर यहाँ पर गोलनुमा आपको एक संरचना देखने को मिलेगी और ये जो गोलनुमा संरचना है इसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। अर्थात जो स्त्री केसर होता है इसके तीन भाग होते हैं। जो सबसे नीचे वाला भाग है उसे अंडाशय कहा जाता है। इसके जो ऊपर वाला पाइप वाला भाग होता है इसे वर्तिका कहा जाता है और जो वर्तिका के ऊपर वाला भाग होता है उसे वर्तिकाग्र कहा जाता है। अगर इस अंडाशय को अगर आप बीच से काट देंगे, अगर बीच से काटेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे यहाँ पर होल देखने को मिलेंगे और ये जो छोटे छोटे होल होते हैं इन्हीं को अंडाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हीं को अंडाशय कहा जाता है। इसके बाद अगर हम लोग पुंकेसर की बात करें जो कि इसी पुष्प के अंदर मिला था, इसके दो भाग होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि जो पाइप नुमा इसका भाग होता है,
इसको तंतु कहा जाता है। क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। और इसके ये जो ऊपर वाला भाग है, ये जो मुड़ा हुआ आपको ऊपर वाला भाग दिख रहा है, इसको परागकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है। अर्थात जो पुंकेसर होता है उसके दो भाग होते हैं, एक तंतु होता है और एक परागकोश होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पौधे के भागों के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी के जो आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।